नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस आधार पर इसको सर्वोच्चता दी गई है, ये क्या है, कैसे गठन हुआ, कई सारे क्षेत्रों में बारे में जानेंगे। दूसरे देशों के कंपेयर में भारत की न्यायिक व्यवस्था को देखेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके एक नोट्स टाइप जो बना रहे हैं उनमें लेके बैठ जाइए और हेडिंग वाइज ऐसे नोट करते जाइएगा और मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि हमारे पहली हेडिंग आप देख लीजिए, न्यायालय। न्यायालय क्या है? देखो, हम आजकल हेडिंग वाइज क्यों पढ़ाने लगे हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली में हुआ क्या, कुछ समय पहले मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर नोट्स बना, आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन नोट्स में बनाने में डिस्टर्बेंस होता है। मतलब मुझे नोट्स नहीं पता होता मैं कैसे बनाऊं नोट्स। तो मुझे लगा कि अगर मैं हेडिंग वाइज समझाऊंगा, जैसे मैंने कहा न्यायालय, तो न्यायालय को अगर मैं समझाऊंगा तो जो बच्चे को जो लिखना होगा वो लिख लेगा। तो उस हिसाब से मैंने अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नोट्स आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर हमारा पहला ही पॉइंट ले लें न्यायालय, पहले हम जाने न्यायालय है क्या। तो देखो, सबको अगर हम कहें तो न्यायालय को डिस्ट्रीब्यूट कर दो यानी तोड़ दो। न्यायधन आलय, ऐसा घर, आलय का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? घर। ऐसा घर जहां पे हमें न्याय प्राप्त हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायालय कहते हैं। ऐसा घर जहां पे हमें न्याय प्राप्त हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायालय कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया न्यायालय क्या है। अब कह रहा उच्चतम यानी कि सर्वोच्च, इससे बड़ा कोई न्यायालय ही नहीं हो सकता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। और भारत में आप सभी को पता है जो न्यायालय है या जो न्यायिक व्यवस्था है ये कैसी है? एकीकरण न्यायिक व्यवस्था है। कैसी है? एकीकरण न्यायिक व्यवस्था है। यानी अगर भारत की खासियत बात करें तो भारतीय संविधान में बताया गया कि जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है कैसी? एकीकरण न्यायिक व्यवस्था है। अब यह एकीकरण न्यायिक व्यवस्था क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो आइए आज हम जानेंगे और दूर करेंगे आप सभी की। देखो, अभी देखिए यहाँ पे, तो अगर मान लो एकीकरण, तो हमारे यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? हाई कोर्ट, जिसको हम कहते हैं उच्च न्यायालय। एक क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, या हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट लिख लो। ठीक है, एससी यहाँ पे भी लिखते, समझ में नहीं आता, दोनों में कंफ्यूजन, इसलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख दिया। ठीक है, जिसको हम अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। यहाँ पे आप सबऑर्डिनेट कोर्ट समझिएगा, इसका मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। कहने का मतलब ये जो एरो दिखा रहा है ये बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है आप सभी को। हमारे यहाँ क्या है, जो न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकीकरण न्यायिक व्यवस्था है। तो भारत में बताया गया, ऐसे समझो कि ये क्या है, पूरे देश के क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है? हमारे पापा है। घर के हम परिवार में, घर में हमने कहा, मान लो कि घर में एक परिवार है जिनके 3 सदस्य हैं, उनमें से मम्मी पापा और एक उनका पुत्र है, यानी एक उनका वारिस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट क्या है? घर के पापा है, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो घर चलाने की होती है वो किसके कंधों पे होती है? पिताजी के कंधों पे होती है। यानी जितनी भी न्यायिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके अंदर आ गई? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहीं बाहर चला जाता है या सबसे आखिरी में आता है तो क्या होता है? उसके बाद हाई कोर्ट है। यानी कि ये क्या हो गया? हमने कह दिया हाई कोर्ट इज इक्वल टू मम्मी। ठीक है, और हमने कह दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट इज इक्वल टू बेटा या लड़की, जो भी मान लो। ठीक है, जो भी मान लो, एक पुत्र है पुत्री है, हम जिन्हें जो भी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मान लेता हूं भारत की नारियां हैं, यहाँ पे लड़की आ गई। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक परिवार है जिसमें मम्मी पापा और उनकी एक लड़की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कैसे कार्य करती है। तो देखो, घर में सबसे छोटा कौन होगा? लड़की होगी। तो यानी सारे कोर्टों में सबसे छोटा कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। अब कोई भी समस्या आई, किसी भी प्रकार की समस्या आई जो लड़की के अंदर कार्य नहीं कर पा रही है, यानी उस समस्या का समाधान लड़की नहीं कर पा रही है, तो वो अपनी बात किससे बताएगा? मम्मी से बताएगी ना।
वो अपनी बात किससे बताएगी? मम्मी से बताएगी। ठीक है, अगर उस समस्या का समाधान मम्मी ने कर दिया तो बोलो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो उस समस्या इतनी बड़ी है कि मम्मी भी समाधान नहीं कर पा रही है, तो वो समस्या मम्मी किसके पास भेजेंगी? पापा जी के पास। तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक ही समस्या सबसे ऊपर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं हमें देखा है एक ही समस्या का समाधान करने के लिए सब लोग आ गए हैं, सबसे ऊपर पहुंच गई है। यही खासियत है कि हमारा संविधान जो है क्या कर रहा है कि संविधान में जो न्याय व्यवस्था है एकीकरण न्याय व्यवस्था है। समझ में आया? एक ही समस्या को समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो बात पहुंच गई है। इसका मतलब समझ में आया कि जो हमारा संविधान है उसमें न्याय व्यवस्था कैसी एकीकरण है। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी समस्या है उसका अंतिम दरवाजा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उस समस्या का समाधान हो जाएगा और उसका जो निर्णय आएगा उस निर्णय को मानना अनिवार्य है। उस निर्णय को मानना अनिवार्य है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। और ऐसा न्यायालय जिसके तहत संपूर्ण भारत में क्या है? न्यायिक व्यवस्था को संचालन किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण भारत में न्यायिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। अगर हम बात करें यहीं पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारत में संपूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ एक है। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है वो क्या होता है? प्रत्येक राज्य में होता है। हालांकि वर्तमान समय में राज्य ज्यादा हैं और हाई कोर्ट क्या है? कम है। कितने हैं वर्तमान में? 25 हैं। तो जहां पर नहीं है वो किसी दूसरे राज्य के साथ जुड़ गए हैं, उनकी न्यायिक व्यवस्था किसी दूसरे राज्य के साथ जुड़ गई है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं तो जैसे कि आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, सबको पता है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पे हाई कोर्ट स्थापित है। चंडीगढ़ की भी सुनवाई करता है हाई कोर्ट, उसके बाद हरियाणा की भी करता है और साथ ही साथ पंजाब की करता है। यानी जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है वो 3 राज्यों की न्यायिक व्यवस्था की सुनवाई करता है, जिसमें से चंडीगढ़ स्वयं है, हरियाणा है और पंजाब है। तो इस व्यवस्था के अनुसार यानी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है यानी, और उसके अंग क्या है? ठीक है, 25 हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी प्रत्येक जिला में एक न्यायिक या अधीनस्थ न्यायालय होगा जो आर्टिकल 233 के तहत बताया गया। इन सबके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। आज प्रायः हमें चर्चा करनी है न्यायालय के बारे में। देखो बात करें, अब चर्चा करें कि एकीकरण न्याय व्यवस्था क्या है, अब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अगर हम दूसरे देशों की तुलना करें तो प्रायः देखो हम सीधी सी बात बताते आ रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ इसमें लगभग कई सारे देशों से 60%, कई सारे देशों 60% से ज्यादा हमने किसी दूसरे देश से अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो उन्हीं में से अगर हम देखें तो भारत भी एक संघीय व्यवस्था है यानी फेडरल सिस्टम है। और इन सबको मैंने समझाया कि क्या होता है फेडरल सिस्टम, मैंने पिछले पॉलिटिक्स लेक्चर में समझाया है। जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है मैं डेफिनेट है कि वो जब भी एग्जाम देने जाएगा, यूपीपीसीएस और यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है पॉलिटी में, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसमें समझाया था कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। जिस तरीके से अमेरिका एक संघीय व्यवस्था है, संघीय देश है, उसी तरीके से भारत भी एक संघीय देश है। और ये सबको पता है कि भारत एक फेडरल कंट्री है, संघीय देश है। अब बात क्या करते हैं, अमेरिका में क्या है, जो एकीकरण क्या है, एकीकरण न्यायिक व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में एकीकरण न्यायिक व्यवस्था नहीं है। कहां नहीं? यूएसए में, यानी यूएसए में एकीकरण न्यायिक व्यवस्था नहीं। वहां पे क्या है, देश का न्यायालय अलग है और राज्य का अलग न्यायालय, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिखाया गया है। जैसा कि भारत में एकल क्या है, नागरिकता, यानी कि वी आर ओनली इंडियन, नॉट अदर स्टेट, नॉट अदर डिस्ट्रिक्ट। हम सिर्फ भारतीय हैं, ना कि किसी राज्य के निवासी हैं, ना कि किसी
डिस्ट्रिक्ट के। इसी का जस्ट अपोजिट अमेरिका में एक व्यक्ति जो देश का भी निवासी है वो एक राज्य का भी निवासी है, उसके दो नागरिकता के आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, एक देश का बनता है एक राज्य का बनता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ हमारा एक आधार कार्ड बनता है जो पूरे देश में कहीं भी लगा सकते हैं। उसी तरह वहां पे उनका एक अलग हाई कोर्ट होता है जो प्रत्येक राज्य में होता है और एक सुप्रीम कोर्ट है जो देश का, यानी उनके यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है एकीकरण नहीं है। ऐसा हमने ब्रिटेन में क्यों नहीं चर्चा की, अमेरिका में क्यों की? तो क्योंकि अमेरिका भी फेडरल कंट्री है और इंडिया भी, इसलिए हमने समझाने की कोशिश की। समझ में आई बात? तो यानी न्यायालय समझ में आ गया है। न्यायालय क्या है, न्यायालय के कार्य क्या, एकीकरण जो न्यायिक व्यवस्था है वो क्या है, इन सब के बारे में लगभग आपको समझ में आ गया। हम ऐसे सीधी सी भाषा में क्या है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट इज इक्वल टू पापा, हाई कोर्ट इज इक्वल टू मम्मी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज इक्वल टू उनका वारिस। ठीक है, वो बेटा भी हो सकता है बेटा हो सकता है। अगर मान लो कोई भी बात है जो समस्या बेटा नहीं सॉल्व कर रहा, बेटा कहाँ जाएगा, मम्मी के पास जाएगा, क्योंकि मम्मी का दुलारा होता है। जब बेटा मम्मी से भी वो समस्या नहीं सॉल्व होगी तो मम्मी किसके पास जाएंगे, पापा के पास, और फिर अंतिम निर्णय पापा ही लेंगे क्योंकि वो घर के मुखिया है, उनको घर चलाना है और वो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कोई हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ही तो अंग हैं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ही तो अंग हैं। तो इसलिए भारत में एकीकरण न्यायिक व्यवस्था को बताया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में, यानी कि उम्मीद करता हूं आपको न्यायालय समझ में आया। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, गठन से संबंधित है, यानी न्यायालय का गठन कैसे हुआ। तो देखो आपको कहानी सुनाते हैं, वर्ष बात करते हैं 1773 का, जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। 1773 के दौरान भारत में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके तहत बताया गया बंगाल में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी बंगाल में क्या होगा, एक न्यायालय होगा। ठीक है, और 1774 में बंगाल में एक न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय मान लेते हैं। यानी कि क्या होगा, वहीं पे हम सारी की सारी चीजों का निर्धारण कर देंगे, यानी सारी की सारी समस्याओं का समाधान कहां से होगा, न्यायालय से होगा, जो पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है 1774 में स्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद और इतिहास में आते हैं 1861 जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें भी बताया गया कि अब 3 प्रेसिडेंसियों में, किसमें, बंगाल, मद्रास और बंबई, 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय होगा। यानी क्या होगा, एक न्यायालय होगा, उसमें भी इन तीनों में भी स्थापित किया गया। तो पहले सबसे पहले कहा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में भारत का एक न्यायालय स्थापित किया गया। कहां पे, बंगाल में। कब, 1774 में, किस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद 1861 में जब अधिनियम आता, भारत शासन अधिनियम, उसमें 3 राज्यों में बंगाल, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में शामिल किया जाएगा। ये तो हुआ हमारा पुराना जो इतिहास में, इसमें हम कम चर्चा करेंगे लेकिन जानकारी के लिए बात कर दी। अब बात करते हैं इसी क्रम में, भारत शासन अधिनियम आता है 1935 का। 1935 का अधिनियम आता है, इसमें बताया गया भारत में एक संघीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना है। न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करना है कब, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें बताया गया भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करना है। न्यायालय कह लो भैया, यहाँ पे न्यायिक ना लिखो, ना कंफ्यूजन हो जाओगे तुम्हारी। तो यानी संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के संघीय न्यायालय की स्थापना को ही हमने अपने संविधान में उठा लिया। और जब हम गठित हुए 26 जनवरी 1950 को जब हम गठित हुए, उसी के बाद क्या हुआ, 28 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ, इसकी पहली बैठक हुई। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक होती है। ठीक है, बैठक हुई। तो इतिहास समझा कि जो न्यायालय का गठन हुआ कैसे हुआ, तो ये जानो कि भारत शासन अधिनियम
1935 के तहत 28 जनवरी 1950 को न्यायालय की पहली बैठक हुई। यह तो था इसका इतिहास यानी गठन के बारे में। अब हम अगली चर्चा करें तो अब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई अगर न्यायालय गठित हुआ है उसके चलाने के लिए न्यायाधीश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? न्यायाधीश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इसी क्रम में अगर हम न्यायालय में न्यायाधीशों को देखें उनकी नियुक्ति कैसे होती है तो जरा अभी देखते हैं होता क्या है। 1+33 का मैटर चल रहा है अभी। 1+33 1 क्या है भैया? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके सहायक क्या होते हैं? 33 क्या है? जस्टिस है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है। हम वरिष्ठतम नहीं कह सकते, वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये जितनी बातें हो रही है बेटा सभी की सभी कहां हो रही है? सभी की सभी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल सुप्रीम कोर्ट में 34 क्या है, 34 क्या है जज हैं, जिनमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 क्या वरिष्ठतम न्यायाधीश है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है। तो चलिए पहुंचते हैं 28 जनवरी 1950 को। ऐसा माना गया कि भारत में जो सबसे वरिष्ठ होगा न्यायिक व्यवस्था में तो उसको क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था में जो सबसे वरिष्ठ था यानी इस समय जो उस समय क्या था? उस समय 1+7 था। अच्छा देखो 1950 के समय क्या था? इसमें 1+7 था। 1+7 यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 7 क्या होंगे? न्याय अदर जज होंगे। तो उस समय जो ये किया गया, एक को क्या किया गया? इन जो टोटल 8 थे, 7+1 कर दो तो 8 होते हैं। टोटल इन 8 में ही किसी एक को जो सबसे वरिष्ठ था उम्र दराज में, अनुभव में, उनको क्या कर दिया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, ये 1950 की बात है। और बताया गया कि अगर हमारे यहाँ जजों की जरूरत पड़ रही है तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार अगर हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय में जजों की जरूरत की संख्या बढ़ाने की संख्या की जरूरत पड़ रही है तो संसद के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। तो उसी के दौरान आज वर्तमान समय में एक सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 33 क्या है? सहायक जज हैं। अब आज वर्तमान समय बात करें तो हमारे यहाँ पे जो जजों की नियुक्ति होती किस तरीके से होती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। 1950 से लेकर 1972 तक क्या होता आ रहा था? जो उस समय का सबसे वरिष्ठ जज हो रहा था उसी को बनाते हम चले आ रहे थे। होता क्या है? वर्ष 1973 की कहानी सुनते हैं। वर्ष 1973 में क्या होता है? 3 वरिष्ठ जजों को छोड़कर, मान लो कि जैसे ABCDEFG, मान लो ये 4 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, इनमें से 3 सबसे वरिष्ठ हैं, ABCD 3 सबसे वरिष्ठ, इनको नज बनाया जाए और डी को क्या कर दिया? CGI बना दिया जाए। तो ये बताओ कहीं ना कहीं इन लोगों के अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सपना सोचे बैठे थे भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और इनके सपनों को ठोकर मारते हुए डी बन गया। तो ये क्या हुआ? 1973 में पहली बार घपलेबाजी, हम कहेंगे अपनी भाषा में कहेंगे न्याय व्यवस्था में घपलेबाजी हुई। फिर वर्ष आती है 1977 की बात। इस बार तो और खास बात हुई, अभी तक 3 हुए थे, इस बार 10 लोगों को छोड़कर 11वें को बना दिया गया। यानी कि जो आगे 10 वरिष्ठ थे उनको छोड़कर 11वें को बना दिया गया। और याद करना इस समय सरकार किसकी थी? याद रखना इस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी। जो मैंने बताया था जो काला है, जो सब कुछ काला है, उस समय उनकी सरकार थी 1977 में। तो फिर धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था चली तो कहीं ना कहीं विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो आगे चलकर, हालांकि ये आगे चलकर 1993 के आसपास ये सारी की सारी व्यवस्था क्या हो जाती है? सही हो जाती। फिर से वही वरिष्ठतम वाला कार्य चलने लगता है। फिर से क्या? वही वरिष्ठतम वाला कार्य चलने लगता है। उसके बाद अब बात करते हैं, अब वर्तमान समय में आ जाएं तो हम बात करते हैं 2014 के पहले की बात, यानी मोदी जी की सरकार की पहले की बात करते हैं। जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय तक क्या हो रहा था? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा हमारे यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी।
ये कॉलोजियम सिस्टम क्या है? तो भारत के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नो डाउट नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को जो नाम सुझाया जाता है वो कौन करते हैं? तो हमारे यहाँ पे ऐसे समझ लो, सीजीआई कौन? आउटगोइंग सीजीआई, सॉरी आउटगोइंग सीजीआई प्लस 4 अदर जज, 4 OTHER अदर जज, ठीक है। 4 अदर जज की स्पेलिंग गलत तो सही देख लेना भैया। 4 आउटगोइंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कहां का था? सुप्रीम कोर्ट का। और 4 अदर जज मिलके क्या करते हैं? नाम सुझाते हैं और उसको रिपोर्ट को किसके पास भेजते हैं? राष्ट्रपति के पास। ऐसे समझो, कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में मान लो क्या हूं मैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश हूं और मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो जब मैं किसी और न्यायाधीश का, मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए क्या करूंगा? नामकरण सुझाऊंगा और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी है, तो हम क्या करेंगे? एक हम तो बैठेंगे ही जिसको, और हम उसके साथ साथ 4 और अदर जज को ही ले लेंगे। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के 4 और वरिष्ठ जज को बुलाते हैं, वरिष्ठ जज को बुलाते हैं। और ये पांचों लोग मिलकर क्या करते हैं? जिसके नाम का सुझाव देते हैं उसको शामिल नहीं करते हैं। ध्यान देना, जिसके नाम के सुझाव को देना है उसको शामिल नहीं करते हैं। और ये पांचों लोग चर्चा करते हैं कि क्या इसके नाम का सुझाव जो लाया गया है सही है। अगर उनमें से अगर 2 भी लोग विरोध कर दे, मान लो 2 लोग सही कहते हैं, 2 लोग विरोध कर दें, ठीक है, तो उसमें यह कंडीशन नहीं होगा कि ये मतदान कर दे जिसकी तरफ, नहीं। अगर 2 लोग भी विरोध कर रहे हैं तो उसका नाम समाप्त कर दिया जाए, यानी उसको चीफ जस्टिस इंडिया नहीं बनाया जाएगा। अब यहाँ पे वरिष्ठतम वाला काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या हो रहा है उसके बाद देखो, उसके बाद व्यवस्था चली। तो इस तरीके से कॉलोजियम सिस्टम के द्वारा ये लोग नाम सुझाते थे और जो नाम सुझाते थे वरिष्ठ लोगों का, वो रिपोर्ट कहां भेजते थे? राष्ट्रपति को भेजते थे। परंतु जब 2014 में मोदी जी की सरकार आती है तो इन्होंने 99 संविधान संशोधन किया और बताया एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी राष्ट्रीय न्यायिक अपॉइंटमेंट को क्या कहें हिंदी में? जो भी कह ले, आयोग, ठीक है। ये क्या है? 99 संविधान संशोधन है वर्ष 2014 में। और इन्होंने बताया कि भारत में मुख्य न्यायाधीशों की स्थापना के लिए कॉलोजियम सिस्टम को समाप्त करते हैं। उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? उसकी जगह पर हम क्या लाते हैं? एनजेएसी। और एनजेएसी में क्या था? इसका मुख्य कार्य क्या था? इसमें क्या था? संविधान की जो सुप्रीम कोर्ट के लोग थे उसमें नहीं थे, इसमें सरकार अपने नामों को सुझाव देती थी। एनजेएसी के अनुसार क्या करती थी? संसद सुझाव देती थी, संसद सुझाव देती थी, किसी भी न्यायाधीश को सुझाव भेजेगी उसको न्यायाधीश बनाना। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी के तहत अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की स्थापना हुई या मुख्य न्यायाधीश निर्वाचित होगा तो ये बताओ कहीं ना कहीं कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा? हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा? कार्यपालिका की न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से क्या होगा? न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी? तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रह पाएगी। इसलिए इस आयोग को 99 अमेंडमेंट को पूर्णतः समाप्त कर दिया, हटा दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और इसके बाद भी क्या? कॉलोजियम सिस्टम चलता रहा। कॉलोजियम सिस्टम मैंने बताया कि कॉलोजियम सिस्टम में आउटगोइंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बैठता है, 4 अदर जज बैठते, वो अपने नाम को सुझाव देते, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर लगाता है। यह विरोध सरकार में आज भी चलता आ रहा, काफी समय तक चलता रहेगा। इसकी समाधान कब होता है ये हमें नहीं पता। यह था न्यायाधीशों की नियुक्ति। उम्मीद करता हूं बस इतना ही समझाऊंगा, ये इस पीरियड में इतना ही। हम अगली क्लास में योग्यताएं, शपथ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति तक इतिहास समझाया, वर्तमान समय में समझाया, और आशा करता हूं इतनी समझ में। नहीं समझ में आया तो हम अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें जितना समझाया, अगर 2 बार वीडियो देखो पूर्णतः उम्मीद है तुम कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।